Don't forget to like, share and subscribe my channel. वेलकम बैक फ्रेंड्स इन कॉन्सेप्ट क्लियर विद ज्योति। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड डायनामिक्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग अबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स का डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले जानना ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू इकोसिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आइडिया या फिर यूँ कहिए प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। देखिए, आप कोई भी चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट का जब एडवेंचर करते हैं, ठीक है, जैसे सपोज मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, तो अब जब मोबाइल फ़ोन का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो उसके फीचर्स के बारे में बताइएगा, उसकी डिज़ाइनिंग के बारे में बताइएगा और उससे भी मोर और लेस क्या बताइएगा कि वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे वर्क करता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे मोटर भी एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट मतलब किस आइडिया पे वर्क करता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट विद रिलेटेड टू इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम किस कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड डायनेमिक्स ऑफ इकोसिस्टम, तो डायनेमिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, जब इकोसिस्टम, आपको पता है इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है, ठीक है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें क्या क्या हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है उसमें हो गए एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है। तो ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों मिला करके क्या बनाता है, एक कम्युनिटी बनाता है। ठीक है, और एक सिस्टम की तरह वर्क करता है। तो ये सिस्टम में अगर किसी तरीके का भी डिस्टर्बेंस आ जाता है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ जाता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, फ्लड आ गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, किसी तरह का, चाहे वो मैनमेड डिस्टर्बेंस हो या फिर नेचुरल कैलेमिटी डिस्टर्बेंस हो, ठीक है, तो क्या इफेक्ट होता है इकोसिस्टम में। फिर इकोसिस्टम धीरे धीरे अपने आप को फिर से बनाता है, जिस प्रोसेस को सक्सेशन कहा जाता है। तो ये सारे स्टडी को डायनेमिक्स कहा जाता है, डायनेमिक्स ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक का मतलब। तो अब हम लोग अबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अबायोटिक फैक्टर्स जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है एंड बायोटिक फैक्टर्स जो कि लिविंग कंपोनेंट्स है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी किसके बीच में इंट्रैक्शंस का स्टडी है, ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, वहाँ पर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है, उस सिंगल ऑर्गेनिज्म एक पूरा स्पीसीज रहता है, एक पॉपुलेशन रहता है। उस पॉपुलेशन का नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ जो इंटरैक्शन होता है उसको कहा जाता है इकोलॉजी। ठीक है, द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। और जो इन्वायरमेंट है, जिस भी इन्वायरमेंट में आप लोग रहते हैं, उसमें ऐसा तो नहीं है कि बस लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। क्यों, हम लोग का इंटरेक्शन सॉइल के साथ नहीं होता है, हम लोग का इंटरेक्शन वाटर के साथ नहीं होता है, मिनरल के साथ नहीं होता है। तो ये सब चीज़ क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट है उसमें बायोटिक कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, दैट इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोगों को लगता है इकोसिस्टम इज द स्टडी ऑफ इकोलॉजी। नहीं, ये वर्ड आप हमेशा याद रखिए, इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोलॉजी के अंडर में हम बहुत सारे इकोसिस्टम के बारे में, डिफरेंट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। फिर आगे बढ़ते हैं, इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। जैसे हम लोग सबका एक एसआई यूनिट देते हैं ना, कि करंट का एम्पियर हो गया, फोर्स का न्यूटन हो गया, इस तरीके से। तो ये क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम बेसिक फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का। मतलब इकोलॉजी का यूनिट क्या हो गया, इकोलॉजी का यूनिट हो गया इकोसिस्टम।
ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इकोसिस्टम यूनिट है इकोलॉजी का, ठीक है। द टर्म इकोसिस्टम इज कॉइन्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग स्टडी ऑफ होम। इकोलॉजी, इकोसिस्टम का मतलब होता है स्टडी ऑफ होम, ठीक है। होम किसके रिस्पेक्ट में? स्पीसीज के रिस्पेक्ट में। A group of organism interacting among themselves and with environment is known as ecosystem, ठीक है। तो इकोलॉजी तो ऑर्गेनिजम्स के बीच में है, ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन आपस में, बट इकोसिस्टम क्या होता है? इंटरेक्शन होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग का, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग अमंग देमसेल्फ एंड विथ एनवायरमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। Thus an ecosystem is a community of different species। तो इकोसिस्टम में आपको अलग अलग तरह के स्पीसीज देखने को मिलेंगे जो कि इंटरेक्टिंग विद वन अनदर एंड विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, जो कि आपस में तो इंटरेक्शन दिखा ही रही है, मतलब एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के बीच में आपस में तो इंटरेक्शन दिखा ही रही है, लेकिन वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन शो करती है, एक्सचेंजिंग एनर्जी एंड मैटर, ठीक है। कैसे? अब जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है कि पिरामिड्स होता है, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स को गोट ने खाया, ठीक है, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। उसी तरीके से गोट को मैन ने खाया तो वहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। मैन अगर जब मतलब डेथ हो जाता है तो वहाँ पे माइक्रोब्स का ग्रोथ हो जाता है। तो माइक्रोब्स क्या करेगा? डेट्रीवोर से, और वो क्या करेगा? मिनरल्स, मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसको तोड़ तोड़ के ब्रेक डाउन करके मिनरल्स में कन्वर्ट कर देगा, और वो मिनरल्स बैक टू सॉइल जाएगा, और सॉइल में जब वो मिनरल जाएगा तो सॉइल फर्टाइल हो जाएगा और फिर प्लांट्स का प्रोडक्शन होगा वहाँ से। तो इस तरीके से क्या है, जो इन्वायरमेंट में जो ये न्यूट्रिशन साइकिल है वो आपस में लिंक्ड है और वो बैक टू इन्वायरमेंट ही जाता है, ठीक है। तो जितना मैटर जो है वो वापस सॉइल में ही जाता है, जो एनर्जी है। सो टाइप ऑफ इकोसिस्टम, अगर इकोसिस्टम की बात करें, इसके टाइप्स की बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल होते हैं और एक होते हैं आर्टिफिशियल। तो नेचुरल इकोसिस्टम ऑपरेट देमसेल्फ अंडर नेचुरल कंडीशंस। नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो नेचुरल कंडीशन पे बेस्ड रहते हैं। बेस्ड ऑन हैबिटेट टाइप इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। इकोसिस्टम के हैबिटेट के बारे में बात करें, जहाँ पे वो रहते हैं, जिस तरीके में वो पलते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरे होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल मतलब ऐसे इकोसिस्टम जो कि लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल वर्ड रिलेटेड है लैंड से और एक्वेटिक वर्ड रिलेटेड है वाटर से। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दिस इकोसिस्टम इज रिलेटेड टू लैंड। एग्जाम्पल ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो कि लैंड पर बेस्ड है, जो कि लैंड पे है इकोसिस्टम, उसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। और दूसरी तरफ एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो दिस इकोसिस्टम इज रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। पानी में जो इकोसिस्टम प्रेजेंट है उसको एक्वेटिक इकोसिस्टम कहेंगे, लैंड पे जो इकोसिस्टम प्रेजेंट है उसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहेंगे। सो सिंपल। और एक्वेटिक इकोसिस्टम इज फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू टू टाइप बेस्ड ऑन सॉल्ट कंटेंट। अब चूंकि पानी में है तो पानी दो तरह के होते हैं, एक जिसमें सॉल्ट कंटेंट हाई होता है, एक जिसमें सॉल्ट कंटेंट लो होता है। तो उस तरीके से दो और सब इकोसिस्टम में डिवाइड हो गए। वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है, जिसमें सॉल्ट कंटेंट लेस होता है, और दूसरा हो गया मेरीन वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। तो फ्रेश वाटर अगेन दो तरह का होता है, एक रनिंग वाटर और एक स्टैंडिंग वाटर। एक जो कि बहता पानी और स्टैंडिंग मतलब कि रुका हुआ पानी। तो रनिंग वाटर का एग्जांपल रिवर, स्ट्रीम हो गया, एंड स्टैंडिंग वाटर पॉन्ड, लेक, जिसमें पानी क्या होता है? स्टैंड रहता है, स्टैंडिंग पोजीशन पे कांस्टेंट रहता है, ये फ्लो नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा टाइप जो था वो मेरीन वाटर इकोसिस्टम। इसका एग्जांपल ओशन, सी शोर्स, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दूसरा जो टाइप है, एक तो नेचुरल था और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसको मैन मेड इकोसिस्टम भी कहा जाता है। ये हम लोग मिल करके बनाते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज ऑपरेटेड और मेंटेन्ड बाय मैन इटसेल्फ। मैन बनाता है, देखभाल भी मैन करता है। इसका एग्जांपल क्रॉप प्लांट्स, गार्डन्स, एक्वेरियम, जो भी फील्ड्स हो गए, पैडी फील्ड्स, ये सब गार्डन्स वगैरह खुद से बनाए जाते हैं। हम लोग खुद अपना छोटा छोटा किचन गार्डन प्रिपेयर करते हैं। एक्वेरियम, ये सब क्या है? मैन मेड इकोसिस्टम है, ठीक है।
फिर स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात करें, द टर्म स्ट्रक्चर रेफर टू वेरियस कॉम्पोनेंट. So structure of an ecosystem explains the relationship between abiotic and biotic component. Structure किसके बीच में relationship को explain कर रहा है? Structure explain कर रहा है relationship between abiotic and biotic component of ecosystem. इकोसिस्टम का 2 मेजर कंपोनेंट होता है, अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे हैं, बायोटिक जिसको लिविंग कंपोनेंट कहा जाता है एंड अबायोटिक जिसको नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कहा जाता है. बायोटिक कंपोनेंट, the living organism or living members in an ecosystem collectively form its community called biotic component. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो अपने एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक पॉपुलेशन प्लस होकर कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है. जैसे एनिमल्स का एक कम्युनिटी हो गया, मैंस का एक कम्युनिटी हो गया, ठीक है. तो वो क्या बनाते हैं, अपना एक पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन जब लार्ज स्केल पे होते हैं तो उसको कम्युनिटी कहा जाता है, ठीक है. तो इस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी उसे बायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे. इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे प्लांट्स अपना एक कम्युनिटी बनाते हैं, एनिमल्स अपना एक कम्युनिटी बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक कम्युनिटी होता है. तो प्लांट को प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लांट जो है वही एनर्जी को सबसे पहले डिराइव करते हैं, सनलाइट से एनर्जी को कन्वर्ट करके खुद से खुद का खाना बनाते हैं, तो प्लांट को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, ठीक है. और क्योंकि दुनिया में जितने भी एनिमल्स है वो प्लांट्स पर बेस्ड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है. तो एनिमल्स किस कैटेगरी में आते हैं? कंज्यूमर्स के कैटेगरी में आते हैं. प्लांट्स है जो कि एनर्जी को प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोड्यूसर्स हो गए, और हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स मतलब प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेड होते हैं एनर्जी लेने के लिए, तो वी आर कंज्यूमर्स. एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डीकम्पोजर्स हैं. जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है, और वो क्या करता है, उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में कन्वर्ट करता है और उसको डीकम्पोज करने का काम करता है, ठीक है. तो इसको डीकम्पोजर्स कहा जाता है. तो 3 कैटेगरीज है, आपको याद रखना होगा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. आई होप स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा आप लोग को. और जो दूसरा कंपोनेंट है वो अबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट है. द नॉन लिविंग कंपोनेंट जिसमें 2 तरह के आते हैं. नॉन लिविंग कंपोनेंट में फिजिकल एंड केमिकल ऑफ इकोसिस्टम कलेक्टिवली फॉर्म अ कम्युनिटी कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है. मतलब फिजिकल और केमिकल फैक्टर दोनों मिला करके अबायोटिक कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है. जिसका एग्जाम्पल हो गया क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, एयर, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स एट्सेट्रा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फिजिकल और जो केमिकल फैक्टर्स है, तो फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे? टेम्परेचर, लाइट, वाटर, रेनफॉल, सॉइल, मॉइस्चर, ये सारे जो कंपोनेंट्स है वो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं. और जो केमिकल कंपोनेंट्स है वो क्या क्या होंगे? पीएच होंगे, न्यूट्रिएंट्स, लेवल ऑफ ऑक्सीजन, सैलिनिटी, और जो इसके अलावा जितने भी केमिकल्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो केमिकल फैक्टर्स में आएंगे, ठीक है. तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा टॉपिक. और चलिए आगे बढ़ते हैं. फिजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, दे इंक्लूड द एनर्जी, क्लाइमेट, रॉ मटेरियल एंड लिविंग स्पेस दैट द बायोलॉजिकल कम्युनिटी नीड्स. देखो फिजिकल कंपोनेंट्स क्या क्या चीज़ों से होता है? एनर्जी, क्लाइमेट, रॉ मटेरियल और लिविंग स्पेस, जो भी एक इंडिविजुअल, एक कम्युनिटी को रिक्वायर्ड होता है किसी भी इकोसिस्टम में रहने के लिए. दे आर यूजफुल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स मेंबर. वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? फिजिकल कंपोनेंट के कारण ही ग्रोथ और मेंटेनेंस होगा किसी भी मेंबर का. एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एट्सेट्रा. Chemical component, they are sources of essential nutrients. Example organic substances और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का एग्जांपल हो जाएगा प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एट्सेट्रा, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है. और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसमें ऑल माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स आते हैं. तो एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स. एंड मैक्रो एलिमेंट्स का एग्जाम्पल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स. ओके, सो पहला आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है. फॉरेस्ट इकोसिस्टम
ठीक है। फॉरेस्ट वर्ड से ही आप बहुत कुछ इमेजिन कर पाए होंगे कि किस तरह का इकोसिस्टम होगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, किस तरह के वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज़ द वन इन विच अ टॉल एंड डेंस ट्रीज ग्रो दैट सपोर्ट मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। फॉरेस्ट इकोसिस्टम इस तरह का होगा जिसमें लंबे लंबे पेड़ दिखने को मिलेंगे एंड डेंस ट्रीज, मतलब कि डेंस एकदम भरे भरे रहेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको स्पेस बहुत कम मिलेगा, ट्रीज के बीच में स्पेस बहुत कम मिलेगा, एकदम डेंस भरा हुआ रहेगा, ठीक है। द फॉरेस्ट आर फाउंड इन अनडिस्टर्ब्ड एरियाज रिसीविंग मॉडरेट टू हाई रेनफॉल। फॉरेस्ट ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पर रेनफॉल मॉडरेट मतलब एवरेज से लेकर के हाई लेवल तक होते हैं। फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज नियरली 40% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे वर्ल्ड में अगर बात किया जाए तो फॉरेस्ट कितना 40% लैंड एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। बट अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो ओनली 19% टोटल लैंड एरिया को ऑक्यूपाई करता है फॉरेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो कितने टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन। किस तरह के क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं, वहाँ पे गर्मी होता है या सर्दी होता है या मॉडरेट क्लाइमेट होता है, किस तरह का क्लाइमेट होता है, उसके बेसिस पे जो फॉरेस्ट है वो 5 तरह के होते हैं। 5 तरह के डिविजन्स हैं इसमें। पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा है ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट, चौथा है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट और पांचवा है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब देख लेते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दे आर फाउंड नियर द इक्वेटर। जो अर्थ है, अर्थ के इक्वेटर के अराउंड, ये इक्वेटर होता है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं, इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। दे आर कैरेक्टराइज बाय हाई टेम्परेचर। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बहुत ही गर्मी रहता है यहाँ पे, बहुत ही हाई टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि जो इक्वेटर है यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। दे आर ब्रॉड, दे हैव, और इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं कि इसके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, बड़े बड़े लीव्स होते हैं, ठीक है। ट्रीज लाइक टीक एंड एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर एंड मंकी पाए जाते हैं। दूसरा हो गया ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें, दे आर फाउंड लिटिल अवे फ्रॉम द इक्वेटर। ये इक्वेटर से थोड़ा सा हटकर होता है। दे आर कैरेक्टराइज बाय अ वार्म क्लाइमेट, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा लेकिन जो क्लाइमेट है वो वार्म गर्म रहेगा। एंड रेन इज ओनली ड्यूरिंग मानसून, और यहाँ पे जो बारिश है वो बस मानसून के ही दौरान देखी जाएगी और बाकी किसी सीजन में यहाँ पे बारिश नहीं होती है। दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेसिडियस ट्रीज, लाइक यहाँ पे ट्रीज कैसे कैसे दिखने को मिलते हैं, मैपल, ओक, और एनिमल्स कैसे कैसे, डियर, फॉक्स, रैबिट, रैट, ये सारे पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा जो टाइप है वो है ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट, ठीक है। दीज आर कैरेक्टराइज बाय अ ड्राई क्लाइमेट। यहाँ पे एकदम सूखा सूखा सा क्लाइमेट होता है फॉर अ लॉन्गर टाइम। ज़्यादातर जो क्लाइमेट होगा वो ड्राई क्लाइमेट होगा। द स्मॉल डेसिडियस ट्रीज एंड श्रब्स एंड एनिमल्स कैसे कैसे, जैसे ट्रीज में मैपल, ओक, हिकॉरी, और एनिमल्स डियर, फॉक्स एट्सेट्रा देखने को मिलते हैं, ठीक है। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की बात करें, आर फाउंड इन टेम्परेट एरियाज विथ एडिक्वेट रेनफॉल। यहाँ पर रेनफॉल जो होता है वो प्रॉपर रेनफॉल होता है। एंड दे आर कैरेक्टराइज बाय कॉनिफेरस ट्रीज। कॉनिफेरस मतलब कोन की शेप में, ठीक है, कोन की शेप में ऐसे ट्रीज होते हैं, थोड़े से कोन की शेप में, लाइक पाइन्स, फियर्स, रेडवुड एट्सेट्रा। और एनिमल्स कैसे कैसे देखने को मिलते हैं, स्क्वेरल्स, फॉक्स, कैट्स, बियर एट्सेट्रा, ठीक है। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो दे आर फाउंड इन एरियाज विथ मॉडरेट टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मीडियम होता है। हैव मेजर ट्रीज इंक्लूडिंग ब्रॉड लीफ, वही इसका भी जो लीफ होता है ब्रॉड होता है। डेसिडियस ट्रीज लाइक ओक, हिकॉरी, एंड एनिमल लाइक डियर, फॉक्स, बियर एट्सेट्रा एनिमल्स देखने को मिलते हैं। सो ये तो थे रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम के डिविजन्स। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। तो फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज बाय वार्म टेम्परेचर। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है फॉरेस्ट का वो होता है वार्म टेम्परेचर। यहाँ जो टेम्परेचर है वो गर्म होता है। और एडिक्वेट रेनफॉल होता है, प्रॉपर रेनफॉल होता है, विच मेक द नंबर ऑफ पॉन्ड, लेक एट्सेट्रा। इसलिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको लेक, पॉन्ड ये सब देखने को मिलेंगे। फॉरेस्ट मेंटेन क्लाइमेट एंड रेनफॉल, ठीक है। फॉरेस्ट में क्या होता है,
प्रॉपर क्लाइमेट और रेनफॉल का मेंटेनेंस बहुत ही अच्छे से होता है। एडिक्वेट रेनफॉल, एडिक्वेट प्रॉपर अमाउंट में रेनफॉल देखने को मिलेंगे और क्लाइमेट भी जो होता है नॉर्मल वार्मर क्लाइमेट रहता है। फॉरेस्ट सपोर्ट मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट का क्लाइमेट और रेनफॉल कुछ इस तरह का होता है कि वहाँ पे बहुत अच्छे खासे स्पीसीज़ वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, सस्टेन करते हैं लाइफ को, और वहाँ पर बहुत बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सॉइल इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स विच सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। वहाँ का जो सॉइल होता है वो रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में और ऑर्गेनिक मैटर में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है ट्रीज़ का। ठीक है, जो सॉइल होता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है। सिंस पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इज़ सो पुअर, द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू न्यूट्रिएंट्स इज़ वेरी फास्ट। यहाँ पर क्या होता है, जो लाइट का, क्योंकि ट्रीज़ जो होते हैं वो कैसे डेंस होते हैं, यहाँ एकदम ट्रीज़ ऐसे ऐसे भरे हुए रहते हैं, तो लाइट का जो पेनिट्रेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत ही पुअर होता है, जिस कारण से क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर का जो कन्वर्जन है वो बहुत ही फास्ट रेट में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कन्वर्जन होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं, वो किस तरह के कंडीशन में पाए जाते हैं, थोड़े डम्पी कंडीशंस में पाए जाते हैं, जहाँ पे जो लाइट का सोर्स है वो ना हो। ठीक है, थोड़ा सा डम्पी टाइप के एरियाज़ में पाए जाते हैं, जहाँ पर उमस टाइप का हो, जहाँ पर उतना ज़्यादा सनलाइट ना हो। तो इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो बहुत ही फास्ट होता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। Don't forget to like, share and subscribe my channel.